किसी भी गाने की जान उसके म्यूजिक यानी संगीत में बसती है। और आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक संगीतकार से मिलाने वाले हैं जिनके बनाए हुए गाने या उन गानों में जिनमें इन्होंने संगीत दी है वो गाने अक्सर चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। हम आए हैं धारा स्टूडियो पर, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं सोनू सागर जी से, जो कि आज इस बातचीत में हमारे साथ हिस्सा होंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र, मेरे साथ हैं कैमरे पर संतोष यादव। आइए चलते हैं आपको धारा स्टूडियो के अंदर, थोड़ी सी बातचीत करते हैं सोनू जी से और देखते हैं कि क्या चल रहा है, साथ उनकी जर्नी के भी बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए एंट्री करते हैं उनकी स्टूडियो में। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा जो दृश्य है, इस वक्त हम आ चुके हैं यहाँ पे। आप देखेंगे काम यहाँ पे चल रहा है। सोनू जी काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे इस बातचीत में। तो ये बातचीत शुरू करेंगे अब हम इनके साथ। तो फाइनली हम आ चुके हैं धारा स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे अब हमारी बातचीत शुरू होगी सोनू सागर जी से, जो कि जैसा मैं इंट्रो में भी आपको बता रहा था कि जो गाने बनते हैं आमतौर पे उन गानों में संगीतकार का काम इनका रहता है। और कुछ दिनों पहले एक गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है दबदबा नाम से, उस गाने को संगीत से इन्होंने ही सजाया है। ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें आपके काम की होंगी और बहुत ही ज़्यादा काम की होंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। सोनू जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है धारा स्टूडियो में, धारा म्यूजिक प्रोडक्शन में। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, उन सबके भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब सवालों का क्रम हम शुरू करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप जाना पहचाना चेहरा हैं। तो जो आपको पहली बार देख रहे हैं सोनू जी, उनके लिए एक परिचय आप अपना बताना यहाँ पे बताएं हमारे दर्शकों के लिए, जिससे वो थोड़ा सा समझ पाएँ यहाँ पे और बातचीत जो हमारी चलने वाली है अभी उसमें अपने आप को जोड़े रखें। जी, मेरा नाम सोनू कश्यप है और म्यूज़िक फील्ड में मुझे सोनू सागर के नाम से लोग जानते हैं। और मेरा काम यही है, म्यूज़िक कंपोज़र, जो मैं पिछले लगभग 10-12 साल से कर रहा हूँ। और मेरा घर तो यहाँ है, अमय माफ़ी गांव पड़ता है अमेठी ज़िले में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहीं पे अपना स्टूडियो है, ये प्यारा सा। हाँ, स्टूडियो का जिक्र किया, वीडियो के लास्ट तक हम कोशिश करेंगे आपको पूरे स्टूडियो का एक बार भ्रमण जरूर करा दें। सोनू जी से चूँकि हमारी बातचीत हो रही है, सोनू सागर जी से, जो कि धारा स्टूडियो के को फाउंडर आप कहिए, मालिक कहिए, ओनर कहिए, आसान भाषा में जैसे आप समझना चाहें समझ सकते हैं। इनसे हमारी बातचीत चल रही है। संगीतकार हैं, जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और बहुत ही जाना पहचाना नाम है, खास करके अमेठी ज़िले और आसपास के ज़िलों के बीच में। ख़ास तौर पे लोग इनके पास अपने गानों के लिए ऑडियो यानी म्यूजिक बनवाने के लिए आते हैं मुख्य रूप से। सोनू जी, अभी आप जो हम इस वक्त बातचीत आपसे कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना था कि बेसिकली आपका जो एजुकेशन रहा, सबसे पहली चीज़ होती है वो किस तरह से रहा, और संगीत के प्रति, संगीतकार बनने के प्रति रुझान कैसे आया? ये जन्म जाति होता है जी, है ना। कहते हैं कि संगीत ईश्वर की प्रेरणा होती है और जिन पर कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है इसको। जी, आप वो चीज़ ज़िंदगी भर सीखे नहीं आएगा, और कुछ चीज़ें होती हैं गॉड ईश्वर दे के भेजता है कि ये आपका है। बचपन से ही म्यूज़िक का बड़ा क्रेज़ था और उस चीज़ को मैंने कुछ धीरे धीरे बचपन से ही परफॉर्म करना शुरू किया अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, जब भी मौका मिला। जी, हालांकि फैमिली का बड़ा वो प्रेशर रहता है कि बेटा हमारा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सबकी ख्वाहिश होती है, सारे माँ बाप की। लेकिन आज का दौर अलग है जी, इंडिया डिजिटल हो गया है और ये आजकल इतना अच्छा वक्त चल रहा है कि आप अपनी हॉबी के थ्रू, जो आपकी हॉबी है, उसमें ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे आप पैसे कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई से मैं भी गुजरा कि फैमिली को भी जो है अपने आप को बना के रखना है कि वो लोग ज़्यादा परेशान ना हों हमारे लिए। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता होते हैं, उनको भी चिंता होती है कि बेटा आगे बढ़े तो हमको 2 पैसे कमा के ला के दे। लेकिन नौकरी ही जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए जी। तो जो हमारी शुरुआती पढ़ाई लिखाई चली, वो हमारी प्रारंभिक शिक्षा तो हमारे ननिहाल में हुई जी, और हाई स्कूल तक। उसके बाद हमारी इंटर की शिक्षा हुई अपने अमेठी में विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, जी, जो संस्कारों का खजाना कहा जाता है। जी।
वहाँ से मुझे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिले जी। जो मेरे जीवन में आज तक काम आ रहे हैं, मुझे लगता है जीवन पर्यंत काम आएंगे। इंटरमीडिएट की शिक्षा वहाँ से मैंने प्राप्त किया। उसके बाद बात आई ग्रेजुएशन की, तो अब ये हुआ कि क्या किया जाए जी। क्योंकि इंटर की पढ़ाई के बाद कोई बीटेक करता है, कोई एमटेक करता है, सारी अलग अलग पढ़ाइयाँ वहाँ पे, तो फिर जो है बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं। तो हाई स्कूल और इंटर वगैरह तो मेरी जो शिक्षा चली वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम जिसको आप बोल सकते हैं, जी। उससे मेरी शिक्षा चली। क्योंकि घर वाले सोचते थे कि बड़ा होकर इंजीनियर बने, तो उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई जी। लेकिन क्या था कि मुझे कई बार अपने कॉलेज में, स्कूल में बड़े छोटे मोटे कंपटीशन होते हैं जी। तो वहाँ पे ड्राइंग में मेरा हाथ बड़ा अच्छा था। अच्छा जी। और एक वाकया मैं बताऊं कि इतना अच्छा हाथ था कि सरस्वती विद्या मंदिर में जी। वहाँ के गुरुजनों को मैं एक बार प्रणाम करता हूँ कि वो लोग इतना हमको मान सम्मान देते थे, इतना प्यार देते थे। एक बार वहाँ पे कंपटीशन था ड्राइंग का, तो वहाँ पे पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी मेरी थी नहीं, तब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो कुछ शुल्क लगता था उस कंपटीशन को में प्रतिभाग करने के लिए। मेरे पास उसका शुल्क नहीं था, तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के वो शुल्क भरा, बोला कि तुमको कंपटीशन देना है। क्या बात। अच्छा, तो वो कंपटीशन भी मैंने पास किया, फर्स्ट पहला प्राइज़ जीता मैंने। अच्छा। तो उन लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतरा, तो मुझे कहीं ना कहीं वो दिमाग में था कि यार ड्राइंग भी अच्छी है, तो आगे चलो हम ड्राइंग से करते हैं। स्कोप अच्छा था क्योंकि उस वक्त ड्राइंग से बहुत कम लोग जो है करते थे, कॉलेजेस भी बहुत कम थे ड्राइंग से। तो मैंने ग्रेजुएशन भी ड्राइंग से करी। ड्राइंग से करने के बाद सोचा कि अब क्या, क्योंकि तब भी फाइनेंशियल जो मेरी कंडीशन थी उतनी अच्छी नहीं थी परिवार की जी। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं 1 साल तक मैं बैठा रहा पैसे की वजह से, क्योंकि पैसे थे नहीं। तो साल भर बैठा रहा, तो सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी ब्रेक हो जा रही है। ग्रेजुएशन के बाद क्या, ग्रेजुएशन के बाद उतनी अच्छी नौकरी कोई मिलती नहीं है। तो मैं अपनी जिससे मैंने ग्रेजुएशन किया था ड्राइंग का, उसी को उठाया, ब्रश उठाया मैंने, और वो बहुत सारे साइन बोर्ड लिखना शुरू किया। अच्छा। चित्रकारी करना शुरू किया। मार्केट्स में जो दुकानों के नाम होते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के नाम होते हैं, वो लिखना शुरू किया। पैसे चाहिए थे। फिर वो करके मैंने धीरे धीरे, तब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल भी नहीं हुआ था जी। तो मैं वो सारी चीज़ कर करके किसी तरह पैसा भर भर के जो सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई पूरी किया। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ये हुआ कि अब क्या करना चाहिए, तो कोई बोला कि आप पीएचडी कर लो ड्राइंग से, ये कर लो वो कर लो, उसमें भी अच्छे खासे पैसे लग रहे थे। तो फिर क्या किया, मैंने कहा यार अब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मेरा ध्यान आया कि यार म्यूज़िक भी तो मेरे पास है, कुछ उसमें चलो कोशिश करते हैं। साल भर वही बैठा रहा मैं, फिर पढ़ाई छूट गई मेरी। तो इस बीच साल भर में क्या किया कि कहीं कुछ ड्राइंग किया, फिर कुछ शोज़ पकड़े, छोटे मोटे जागराते वगैरह मैंने करना शुरू किया। गायकी का शौक़ था, कुछ ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत गा लेता था ठीक ठाक। तो कुछ शोज़ मिलना शुरू किया, वहाँ से पैसे वगैरह थोड़े बहुत बने। तो मन में लालसा जगी कि चलिए कुछ रिकॉर्डिंग करवाते हैं। अच्छा। तो गाने चॉइस होती है, हर सिंगर की चॉइस होती है कि यार मेरा गाना मार्केट में आए, लोग सुने, स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाऊँ। तो वहाँ से फिर मैं क्या किया कि यहाँ से लगभग दूर है, लगभग काफ़ी दूर है, अकबरपुर आप जानते होंगे जी। अमेठी ज़िले से काफ़ी दूर है। तो वहाँ यहाँ से मैं अपने घर से बाइक से वहाँ जाता था। और पहली रिकॉर्डिंग मुझे याद है कि पैसे तो होते नहीं मेरे पास, तो एक मेरा दोस्त था, वो गाता था। उसने बोला कि भाई मेरे लिए गाना लिख दे, कोई जानता था मैं थोड़ा बहुत लिखता भी था। तो उसके लिए मैंने 8 गाने लिखे, और 8 गाने लिखने के बाद मैंने कहा कि यार मुझे भी एक गाना गवा देना यार, पैसे मुझे मत देना लिखने के, मुझे एक गाना गवा दे अपने पैसे से। तो उसने गवाया। तो वहाँ जाके मैंने गाया, तो थोड़ा सा ये हुआ कि एक गाने में ही तो कुछ होगा नहीं, मुझे जैसे मन में अब लालसा बढ़ती है यार और गाने आने चाहिए, एक गाने में क्या होगा। तो ये हुआ कि पैसे आने, क्या किया जाए। फिर मैंने दिमाग में आया कि यार मैं खुद से रिकॉर्डिंग करना क्यों ना शुरू करूँ, पढ़ाई लिखाई भी काम आती है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई किया था तो थोड़ा बहुत खुराफाती दिमाग था है ना। इंजीनियर वगैरह क्या होते हैं, जुगाड़ू होते हैं जी। तो वो जुगाड़ मेरे दिमाग में दौड़ रहा था कि यार कुछ जुगाड़ लगा, अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए कुछ जुगाड़ लगा। तो मैंने क्या किया कि रिकॉर्डिंग किट बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपने दोस्त से एक मांगा लैपटॉप, उसका उधार।
अच्छा। मैंने कहा एक महीने के लिए, मात्र 1 महीने के लिए मुझे उधार दे दे। अच्छा, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छा था उस वक्त, मेरे 2-3 दोस्त इतने अच्छे थे कि बहुत कॉपरेट करते थे मुझे। उसने मुझे 1 महीने के लिए अपना लैपटॉप उधार दिया, और जैसा आप लोग एंकरिंग में यूज़ करते हैं, एक लैपल माइक होता है, कॉलर माइक, तो मैंने वो कॉलर माइक, क्योंकि पैसे थे नहीं, थोड़े थे जी। मेरा मोटो ये था कि कम संसाधन हो आपके पास, चीज़ें कम हो, उससे बड़ा कुछ करो। तो वो लैपल माइक मंगाया, और उसके थ्रू जो है मैंने अपने कुछ कराओके सिंगिंग वगैरह, ट्रैक सिंगिंग वगैरह, कुछ पुराने ट्रैक वगैरह उठा के कहीं से इधर उधर से लाके उस पर खुद से गाना शुरू किया। 2-4-5 गाने गाए, मार्केट में भेजा, तो लोग सुने। तब फेसबुक का दौर आ चुका था ठीक ठाक, कुछ लोग चलाने लगे थे। तो लोगों ने सुना तो ये बोला कि यार मेरा भी 1-2 गाना ऐसे रिकॉर्ड कर दो, कुछ शुल्क ले लेना, कुछ पैसे ले लेना। तो 100-200-500 जो भी मिल जाता उसमें खुश रहता कि हाँ यार कुछ आ रहा है। अब मेरा मतलब अब दिमाग व्यावसायिक दृष्टिकोण से मेरा अब हॉबी छोड़ के व्यवसाय की तरफ बढ़ गया कि इसको अपना व्यवसाय क्यों ना बना लिया जाए, है ना। क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जिसमें पूंजी तो लगनी थी अगर बड़ा स्टूडियो बनाते, लेकिन जुगाड़ू दिमाग भी दौड़ रहा था कि जुगाड़ से ही सारा चीज़ किया जाए, इकट्ठी पूंजी कौन देगा मुझे इतना पैसा जी। तो मैंने 2-4-10 लोगों के गाने रिकॉर्ड किए, धीरे धीरे करके कुछ पैसे इकट्ठे हुए, फिर कुछ किट और ख़रीदी, बड़ी किट खरीदी, फिर धीरे धीरे ऐसे उससे और गाने रिकॉर्ड किए, फिर और बड़ी किट खरीदी, फिर धीरे धीरे स्टूडियो बना डाला हमने। यानी एक एक करके आप सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे, और जैसे जैसे आपको लगा कि इस चीज़ में आप बेहतर कर सकते हैं, वो चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप चलते गए। सोनू जी, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आपका सफ़र काफ़ी लंबा है, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप 10-12 साल हो गए तकरीबन ये पूरी जो फील्ड है इसके अंदर आपको काम करते हुए। अभी अगर नंबर्स में बात करें तो कितने गाने, 1000, 2000, 500, 5000, अगर कोई नंबर आप बताना चाहें कि भाई इतने गानों का आप पार्ट रह चुके हैं, इतने गानों में आप एज ए संगीतकार, म्यूजिशियन आप रोल प्ले कर चुके हैं, तो थोड़ा सा अगर वो नंबर बताएं तो मुझे लगता है कि ये बातचीत जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सही होगी। थोड़ा सा उन्हें ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली कितने तजुर्बेकार हैं सोनू जी जिनसे हमारी सब बातचीत चल रही है। देखिए, तजुर्बा जीवन में लेते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, बाकी तो बहुत कुछ नहीं है, जो भी है ईश्वर की देन है, जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। नंबर्स की बात अगर करें तो मुश्किल है गिनना, फिर भी एक अगर आइडिया आप लेना चाहें तो महीने में लगभग 150-200 गाने बनाता हूँ मैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 10-12 साल की जर्नी आप देख सकते हैं, अमूमन 8-10 हज़ार गाने तो हो ही गए होंगे। काफ़ी एकदम माउंटेन जैसा मुझे नज़र आ रहा है आपसे अभी बातचीत हो रही। तो अब चूँकि अभी आपने नंबर्स बताया तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि पहले तो अभी मैं शायद आगे बातचीत में पूछता, लेकिन अभी चूँकि मुझे लगता है ज़्यादा समय है बातचीत पूछने का सही, कि अब इस वक्त इस जगह का क्या एड्रेस है, पहली चीज़ ये। दूसरा है क्योंकि बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो आपके पास आएँ, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था दबदबा गाने के बारे में। इसके अलावा दर्जनों, क्या मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे नंबर्स में गाने हैं आपके द्वारा जिनकी धुन बनाई गई है, वो मार्केट में आते ही छा गए या फिर समय के साथ साथ छाते चले गए। तो अगर कोई यहाँ पर आकर के आपसे गाना बनवाना चाहे तो पहली चीज़ है कि एड्रेस क्या है, और दूसरा क्या है कि प्रोसेस क्या है उसका। देखिए, एड्रेस की बात की जाए तो ये अमेठी ज़िले में पड़ता है जी। अमेठी स्टेशन से आपको आना होगा लगभग 17-18 किलोमीटर। ये छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत है, अमय माफ़ी नाम है इस गांव का, और यहाँ पे मेरा घर है। और प्रेजेंट टाइम पे फ़िलहाल यहीं घर पे ही मैंने अपना स्टूडियो डाल रखा है। पिछले लगभग 3-4 महीने से मैं यहाँ पे सारा काम कर रहा हूँ, पूरा प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे डाल रखा है, प्रोडक्शन हाउस। इसके पहले जो है अमेठी से 7-8 किलोमीटर दूर पर वहाँ पे एक मुंशीगंज चौराहा है जी, तो वो स्टूडियो अपना वहाँ पे था पहले जी। लेकिन कुछ संसाधनों, कुछ सुविधाओं के अभाव के चलते जो है हमने स्टूडियो यहाँ डाला कि वो सारी चीज़ें, बेहतर से बेहतर चीज़ें हमारे क्लाइंट्स को, हमारे जो भी आ रहे हैं सिंगर्स, उनको मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ पे वो चीज़ डेवलप की और सारी चीज़ें यहाँ पर अभी कर दिया है। और आपने बात की कांटेक्ट की कि कैसे हमसे कोई बात कर सकता है, तो देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप चैनल्स पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे, गूगल भी करेंगे आप, गूगल पे आप धारा म्यूजिक प्रोडक्शन सर्च करें तो वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा जी। उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी मेरा नंबर नाम के साथ सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो ये आपके माध्यम से, आज तो आप आए ही हैं जी, तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी स्क्रीन पे वो नंबर मेरा फ्लैश कर दें, जिससे ये वीडियो देखने वालों तक वो आसानी से मिल जाए। नंबर मैं एक बार आपको बोल देता हूं, 9795
94640600। ये मेरा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। मैं स्वयं इसको जो है उठाता हूँ। कोई हमारे पास पीए वगैरह नहीं है, कोई हमारे पास हमने रिसेप्शनिस्ट नहीं रखा है। ये मैं स्वयं बात कर सकता हूँ। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी डीलिंग है, वो स्वयं आप हमसे कर सकते हैं। आपके संगीत के क्षेत्र में बढ़ने को लेकर के मैं थोड़ा सा आपके आइडियल के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलता है तो उसका क्रिकेटर कोई होता है आइडियल, कोई फिल्मी एक्टिंग करता है तो उसके लिए कोई होता है, कोई पॉलिटिशियन है, राजनीतिक है तो मतलब राजनीति में जाना चाहता है तो वो भाई किसी को अपना गुरु मानता है कि भाई मैं इनकी जैसे बनूँ। आप जब संगीतकार बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे तो किसे एज आइडियल अपना आदर्श माना आपने, और आज भी आप कोशिश कर रहे हैं उनके पद चिन्हों पर चलने की? देखिए, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, भरी पड़ी है पूरी ये श्रृंखला, जिनके अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ तो कम पड़ जाएंगे। फिर भी अगर किसी एक की बात करें तो मैं फॉलो करता हूँ अनु मलिक जी को, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े जो है कह सकते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं। अनु मलिक जी इसलिए क्योंकि उनके ही बनाए हुए गाने, सिर्फ उनके ही तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर उनके ही बनाए हुए गाने जो 90s के दौर में जो है अपने पूरे जगह बनाए हुए थे, पैड बनाए हुए थे, वो सारे गाने अक्सर मैं गाता हूँ स्टेज शोज़ के माध्यम से, मंच के माध्यम से। मैं अक्सर उन गीतों को गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, जो भी 90s के पैटर्न्स हैं, और इसलिए शायद मेरा टेस्ट भी वही है। मैं अपने गानों में वही चीज़ देने का प्रयास करता हूँ। वैराइटीज़ तो बहुत हैं, सिंगर्स के हिसाब से वैराइटीज़ सब बनाता हूँ, लेकिन मोस्टली जो मेरा अपना फेवरेट टेस्ट है वो हिंदी पैटर्न्स का है, 90s के दौर का पैटर्न्स है, जो मैं गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ और खुद से पसंद करता हूँ। चलिए, ये इंटरव्यू अब धीरे धीरे अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। कुछ छोटे छोटे सवाल मैं चाहूँगा कि उनके जवाब भी आप दें। अब बहुत सारे यहाँ पे आपको देख रहे हैं इस वक्त लोकल स्टेशन के माध्यम से जो युवा गायक होंगे या जिनके अंदर गायक बनने की चाहत होगी, बड़ा हेजिटेशन रहता है मन में, पशुपेश की स्थिति होती है, ऊहापोह जैसे हालात होते हैं उनके मन में कि भाई कैसे करें, संगीत में जाएं ना जाएं, एक आप कह सकते हैं ब्रेकर जैसी चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं। एज ए म्यूजिशियन आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप अपने पैशन को फॉलो करें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पे एज ए टिप्स बताना चाहें, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो 10 से 12 साल रहे हैं, नए गायकों के लिए जो कि असमंजस की स्थिति में हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, एक शब्द में कहूँ अगर तो सीखिए। एक कहावत हमारे म्यूज़िक में है कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो सीखिए, जितना ज़्यादा हो सके सीखिए। आप अपनी हॉबी को मारिए मत, क्योंकि हॉबी ऐसी चीज़ है, उसमें भी अगर म्यूज़िक जुड़ जाए, हॉबी जैसी चीज़ में अगर म्यूज़िक है जहाँ पे, तो ये समझिए सारे मर्ज की दवा है वो। तो उसको तो बिल्कुल मत मारिए, क्योंकि इंसान जब दुखी होता है तब भी म्यूजिक सुनता है, जब खुश होता है तब भी म्यूजिक सुनता है। कहते हैं ना, म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, ये अंग्रेजी में कहा जाता है। आई थिंक कहीं मैंने पढ़ा था। तो नए जो हमारे सिंगर्स हैं अभी, जो जिनकी अभी नई नई हॉबी हो रही है कि हमको म्यूज़िक करना चाहिए, बेशक करिए। आप बहुत सारे डिजिटल स्टूडियोज़ हैं, हमारे पास भी आप आना चाहे तो आ सकते हैं। आप गाइए, गाने गाइए, म्यूजिक अपने मन को मत मारिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप सीखिए। कोई गुरु पकड़ लीजिए आप, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु हैं म्यूज़िक के, आप उनको पकड़ लीजिए, उनसे सीखिए। आप गाते रहिए, अपनी जो है जर्नी चालू रखिए, लेकिन उसके साथ साथ सीखिए, क्योंकि सीखने से ही आप जो है उसमें बेहतर कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सोनू सागर जी, जिनसे हमने लोकल स्टेशन पर बारी बारी से बातचीत की। कैसे एक लड़का जो एजुकेशन की जब उम्र थी तो धीरे धीरे अपने हॉबीज़ के साथ साथ परिवार की स्थिति और तमाम संघर्षों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। 10 से 12 साल पिछले अपनी ज़िंदगी के संगीत की दुनिया में गुजार चुका वो लड़का आज हमारे साथ जुड़ा था, और जिसने लगभग 10 से 12 हज़ार गानों को अब तक अपने संगीत से सजाया है। हमारे साथ थे सोनू सागर जी, हमने इनसे बातचीत की। बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस जो वीडियो है इसे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं। लोकल स्टेशन पर अगली बार जब आएंगे तो फिर किसी ऐसी ही जानी मानी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को और समझने को मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र, कैमरे पर मेरे साथ जुड़े थे संतोष यादव। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।